मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द पीपल वॉइस में। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम आपके सामने लेकर आए हैं। हम इसको संक्षिप्त में आज आपके सामने रखेंगे। यह 2 से 3 वीडियोस की सीरीज में हो सकता है। कोशिश रहेगी कि इस वीडियो को हम 10 से 15 मिनट के अंदर फिनिश करें। बने रहिए धैर्यपूर्वक हमारे साथ। जांच अधिकारी के अधिकार क्षेत्र, कर्तव्य एवं दायित्व पे हम बात करेंगे और यह इसलिए जरूरी है कि यह बार बार देखा जा रहा है। जनपद स्तरीय जाति सत्यापन समिति, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट कास्ट स्क्रूटनी कमेटी बोलते हैं, ऐसे ऐसे आदेश पारित हो रहे हैं जैसे लगता है कि ये शासनादेशों पर ध्यान देते नहीं है। हाल ही में एक वाकया हमारे समक्ष आया है। उसी वाकया के आधार पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। पहले हम एक पृष्ठभूमि आपके सामने रखना चाहते हैं कि जांच अधिकारी के अधिकार क्षेत्र, कर्तव्य कहां से डिसाइड किए गए हैं। तो यह है उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994, दिनांक 22 मार्च 1994 को यह अधिनियम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में लोक सेवाओं और पदों पर आरक्षण की और उससे संबंधित आनुवांशिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा पारित किया गया है। तो यह बोलता क्या है? इस अधिनियम में हमें क्या देखना है? इस अधिनियम में इसके धारा 2 ख के अंतर्गत ओबीसी की परिभाषा दी गई है और उसमें इतना ही लिखा है कि नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का तात्पर्य अनुसूची 1 में निर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से, यानी जो अनुसूची 1 दी गई है उसमें जितनी जातियां सम्मिलित हैं उन्हीं जातियों को हम नागरिकों का अन्य पिछड़ा वर्ग मानेंगे। इसके अतिरिक्त इसमें किसी को कोई संशोधन का अधिकार भी नहीं है। संशोधन का अधिकार, अनुसूचियों के संशोधन का अधिकार धारा 13 के अंतर्गत है। राज्य सरकार को पावर है, तो राज्य सरकार केवल और केवल ओबीसी नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अनुसूची में संशोधन कर सकती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संशोधन संसद करती है। यह उनके अनुच्छेद 341(2) और अनुच्छेद 342(2) के अंतर्गत उनमें यह शक्ति दी गई है। धारा 9 क्या है? धारा 9 जातियों के विषय में है, जो यह बताती है कि ऐसी रीत और ऐसे प्रारूप जैसा कि प्रदेश सरकार आदेश करे उसके अनुसार ही प्राधिकृत अधिकारी, यानी जिस अधिकारी को यह जिम्मेदारी दी गई है, प्राधिकार दिया गया है, वह जाति प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। यहीं पे सारा खेल है। जाति प्रमाण पत्र जो अधिकारी जारी करेगा वो कैसे करेगा? ऐसी रीत जैसा उत्तर प्रदेश सरकार आदेशित करे। यानी उत्तर प्रदेश सरकार कैसे आदेशित करती है? शासनादेशों के द्वारा। तो उसका बंधन शासनादेशों के तहत है, ये उसकी बाध्यता है। और धारा 5 है, जिसके अंदर शासनादेशों का पालन न करना, स्वैच्छिक आचार व्यवहार का प्रदर्शन करने के कारण उनपे अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाती है। तो जो ये आज का विषय है, इस विषय के अंतर्गत जो आदेश आया है जिला स्क्रूटनी कमेटी गाजीपुर से, उसके अंतर्गत जो हमने अध्ययन किया वो 2 बिंदु पर एम्फेसाइज है। स्क्रूटनी कमेटी टोटली तहसीलदार के आख्या को अपना आधार बनाई है।
जिला स्कूटनी कमेटी तहसीलदार की आख्या को ही अपने निर्णय का आधार बनाई है। दूसरे शब्दों में कहें तो स्कूटनी कमेटी का कोई अधिकारी भौतिक सत्यापन नहीं किया। तहसीलदार ने जो भी अभिलेख सौंपा, जो अपनी आख्या सौंपी, उसी पे वो निर्भर थे। तहसीलदार ने जो आख्या 2 बिंदुओं पर दी है, उसका पहला बिंदु तो पहले ही स्पष्ट कर दिया उसने कि ये यहीं के मूल निवासी हैं, कहीं बाहर से यानी सोनभद्र कैमूर की पर्वतमाला से विस्थापित होकर नहीं आए हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये कहें कि वह गाजीपुर तहसील सैदपुर के अमुक गांव का मूल निवासी है। इसको हम यह भी कह सकते हैं कि वह उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है। ठीक है। दूसरा उसने बिंदु लिया परंपरागत व्यवसाय का, और उसने क्या बोला कि आसपास के पड़ोसियों ने यह भी बताया कि इनके पूर्वज दाना भूनने का कार्य करते थे। फिर तहसीलदार लिखता अपनी आख्या में, अर्थात ये भड़भूजा का काम करते थे। लेकिन तहसीलदार ने ये अपनी आख्या में नहीं लिखा कि गांव के लोगों ने इनकी जाति क्या बताई, गोंड बताई या भड़भूजा बताई, ऐसा नहीं लिखा। उसने अपना एक मत व्यक्त किया कि ये भड़भूजा ब्रैकेट में गोंड जाति के हैं। उसने भड़भूजा और गोंड दोनों जाति को क्लब कर दिया, यानी अनुसूची 1 1994 अधिनियम के अनुसूची 1 जो परिभाषा है ओबीसी की, वो वाली अनुसूची 1 में अपने आप परिवर्तन करने की तमन्ना रखता है, और वो लिख रहा है भड़भूजा इन ब्रैकेट गोंड। दोनों जातियों को वो क्लब बना करके एक नई जाति का सृजन कर रहा है तहसीलदार। तो एक बिंदु तो ये हो गया कि क्या व्यवसाय के आधार पर जाति का सत्यापन हो सकता है। तो बहुत से सारे शासनादेश हमारे पास है जो ऐसा नहीं हो सकता, उसका हम अभी आपको बता देते हैं। दूसरा, उसने कैमूर रेंज वाले को पकड़ा है कि इनका कोई संबंध कैमूर पर्वतमाला में निवासरत अनुसूचित जनजातियों के साथ नहीं है। ये वहां से विस्थापित होकर नहीं आए हैं, ये कहीं से विस्थापित होकर नहीं आए हैं। तो दूसरा बिंदु ये बनता है कि क्या विस्थापन को जाति सत्यापन का आधार बनाया जा सकता है। तो आइए पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या विस्थापन को जाति सत्यापन का आधार बनाया जा सकता है। तो इसके लिए हमको सीधा चलना चाहिए संविधान अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश आदेश 1967। उसमें आप स्पष्ट पाएंगे कि वहां यही लिखा है कि उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, क्योंकि ये 1967 का जो आदेश आया है उत्तर प्रदेश के लिए अकेला ही आदेश आया है ये, और ये 1967 में आया है। उस समय 5 जातियां थी और 2002 अमेंडमेंट एक्ट के तहत SC/ST ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत 13 जातियां उसमें जोड़ी गई, और SC/ST अमेंडमेंट एक्ट सेकेंड
2022 के अंतर्गत 4 जनपद और जोड़े गए। तो इस तरह 17 जनपदों में गौंड जाति को अनुसूचित जनजाति में जोड़ दिया गया और यह संशोधन 1967 में हो गया। आदेश 1967 में जो सूची है उसमें हो गया है। तो इस अधिनियम के अनुसार यही होना चाहिए आपका जांच का विषय कि इसका विस्थापन दूसरे राज्य से न हुआ हो। यह उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। तो उसने लिख दिया, कोई बात नहीं। लेकिन उसने यह लिखा कि ये कैमूर से नहीं आए हैं, तो ये क्वेश्चन आ जाता है यहां पे कि ये गोंड है कि नहीं है। तो जब शासनादेश में आपको सीधा सीधा बोला 131 शासनादेश 131 दिनांक 23 अक्टूबर 2020 में स्पष्ट लिखा है कि आप विस्थापन, रहन सहन, खान पान, बोली भाषा 1356, 1359 फसली के आधार पर जाति प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यह एक बिंदु आ गया। और इसी तरह 129 शासनादेश संख्या 129 दिनांक 3 नवंबर 2021 के पैरा 5 में भी लिखा हुआ है, इसको आधार नहीं बनाया जा सकता। बोली भाषा, रहन सहन, है ना, कैमूर पहाड़ियों से माइग्रेशन, इसको हम आधार नहीं बना सकते। तो यह शासनादेश अपने सामने रखकर भी लोग इसके आलोक में निर्णय नहीं ले रहे हैं। वह स्वैच्छिक रूप से निर्णय ले रहे हैं, शासनादेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। यह तो विस्थापन की बात हो गई। व्यवसाय के ऊपर भी, व्यवसाय के ऊपर जो हमारे पास शासनादेश हैं, आपको पता है बहुत सारे शासनादेश इसके ऊपर निकले हुए हैं। हम उसमें से कुछ का ही नाम ले लेते हैं। परंपरागत व्यवसाय के आधार पर जाति का सत्यापन किया जा सकता है? नहीं। आप देखिए 129 एकदम लेटेस्ट की बात कर लें, शासनादेश संख्या 129 3 नवंबर 2021, इसमें स्पष्ट लिखा है कि आप व्यवसाय के आधार पर, परंपरागत व्यवसाय के आधार पर जाति का सत्यापन नहीं कर सकते। फिर 477 दिनांक 4 अप्रैल 2005 जो पिछड़े वर्ग विभाग का है, पिछड़ा वर्ग अनुभाग 1, 4 अप्रैल 2005 को यह जारी किया गया था। शासनादेश संख्या 477 वहां भी स्पष्ट किया है कि आप व्यवसाय के आधार पर, पेशे व्यवसाय के आधार पर जाति का निर्धारण नहीं करेंगे। एकदम बंदिश लगा दिया। और 3469 शासनादेश संख्या 3469 दिनांक 26 अक्टूबर 2010, उसमें भी स्पष्ट रूप से मना किया है। और शासनादेश 6125 दिनांक 3 दिसंबर 1987 में स्पष्ट किया है कि इसलिए व्यवसाय में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक है। तो कहने का मतलब जिन दो बिंदुओं पर स्क्रूटनी कमेटी ने अपना निर्णय दे दिया, तहसीलदार के आख्या के इन दो बिंदुओं के आधार पर कि जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया जाए, वह टोटली शासनादेशों के विपरीत है। इनको जांच करनी चाहिए थी कि तहसीलदार की आख्या शासनादेशों के अनुरूप है या नहीं है, क्योंकि स्क्रूटनी कमेटी के रिपोर्ट में ऐसे किसी शासनादेश का जिक्र नहीं है। स्क्रूटनी कमेटी के रिपोर्ट में यह भी जिक्र नहीं है कि आसपास के पड़ोसियों ने इनकी जात गौड़ बताई या भड़भुजा बताया।
जब किसी का जिक्र ही नहीं है, इसका मतलब वो बात ही नहीं हुई है। आप जाति का सत्यापन करने गए थे या व्यवसाय का सत्यापन करने गए थे? आप उसके मूल निवास का सत्यापन करने गए थे या कैमूर से विस्थापन का सत्यापन करने गए थे? और ये दोनों बिंदु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो मित्रों, इस तरह से आपके अधिकार का हनन जिला स्तर पर किया जा रहा है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य यही है कि आप लोग सजग रहें, शिक्षित रहें, प्रशिक्षित रहें और अपना संघर्ष स्वयं कर सकें। आपके अंदर ये गट्स आ जाना चाहिए। SC ST की सुविधा आप सन 1977 से लगातार ले रहे हैं। आज कितने वर्ष निकल गए? आप उसको कैलकुलेट करिए। और एक सूचना और है, जिन साथियों को शासनादेशों की जरूरत हो वो अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना नाम, पता और ईमेल आईडी जरूर दें। इसके द्वारा हम आपके पास भेज देंगे। आप मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं, 9415750836। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 9415750836। डॉक्टर उमेश चंद्र। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। आप बने रहे। अगले टॉपिक्स में हम हाई कोर्ट के निर्णय की भी समीक्षा करेंगे। बहुत सुंदर निर्णय आया है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय संविधान।